सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 12वीं कक्षा की नमक कहानी का शेष भाग बताऊंगी। पिछले भाग में मैंने आपको सफिया के मन में नमक ले जाने के विषय में जो द्वंद्व चल रहा था उसका वर्णन किया था। सफिया सामान रखकर दोहर ओढ़ लेती है। खिड़की के सामने चंपा का एक घना दरखत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई रहते थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ये उसे सिख बीवी द्वारा कही गई बातें याद आती हैं। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो हुए थे, मगर उन पर वह जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन तो दिल्ली है।
आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए हुए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब राफ्ता राफ्ता यानी कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वहीं खड़े रह गए। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक सी ही दे रहे, एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? तभी उसने कहा, दो चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आ तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे।
वतन। सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ या कस्टम के उस तरफ। इसी के साथ नमक कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।